तो हेलो दोस्तों, मैं ऋतुराज आप सभी लोगों का जीके जीएस फैकल्टी फिर से स्वागत करता हूं प्रिपरेशन हंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो सीरीज के पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं हिस्टोरिकल सोर्सेस। अगर आपने हमारे इस वीडियो के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो आप उस पार्ट को देख लें ताकि आपको हिस्टोरिकल सोर्सेस पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हिस्टोरिकल सोर्सेस में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल सोर्सेस को हम लोग आगे को इस तरह से पूरे अच्छे से कवर करेंगे ताकि आपके इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम में आते हैं आप उसको आराम से एक अस्थिर से बेस्ट तरीके से कवर कर लें। इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, इसमें है कि इंडिया, आज जो हम लोग इंडिया वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये वर्ड आया कहां से, सबसे बड़ी बात ये आ जाती है। क्या आपको पता है? नहीं पता है तो आप देखिए, मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत सारे कुछ जानकारी, नई जानकारी मेरे साथ मिलती रहेगी। तो जो इंडिया वर्ड है, ठीक है, ये इंडिया वर्ड आपका ड्राइव हुआ इंडस रिवर से। इंडस रिवर यानी सिंधु नदी। आपको मैं मैप में दिखाता हूं, ये देखिए, ये है सिंधु नदी। ये जो ब्लू लाइन आप एरिया देख रहे हो, ये है सिंधु नदी का एरिया। ठीक है, और इसके किनारे जितने लोग रहते थे, इसके किनारे ये देखिए, ये ब्लू वाला एरिया आपका हो गया किसका? इंडस रिवर का। तो इस इंडस रिवर से हमारा वर्ड ड्राइव हुआ इंडिया। ठीक, और जब इस इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी, इसके हिंदी में सिंधु नदी है, और सिंधु नदी के किनारे ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये सब एरिया हो गया। सिंधु नदी के किनारे जितने लोग रहते थे, इसे हम लोग हिंदुस्तान के नाम से जानने लगे। इसके पीछे क्या वजह मैं आपको बताता हूं। जब मुस्लिम का अटैक हुआ, ठीक है, जब मुस्लिम लोगों ने इंडिया पे अटैक किया और पर्शियन लोग सबसे पहले आए आपके इस साइड में। ठीक है, पर्शियन लोग आपके इधर से आए और इन्होंने देखा कि जितने लोग सिंधु नदी के किनारे रह रहे हैं तो उन्हें उच्चारण करने में तकलीफ हो रही थी। ठीक है, वो उच्चारण ही नहीं कर पाते थे सिंधु, तो वो लोग उच्चारण करते थे हिंदू। ठीक है, सिंधु के बजाय वो लोग उच्चारण करते थे हिंदू। तो वैसे लोग जो सिंधु नदी के किनारे रहते हैं, पर्शियन लोग, उसे हिंदुस्तान के नाम से जानने लगे। ठीक है, हिंदुस्तान यानी कि वैसे लोग जो हिंदू नदी के किनारे रहते हैं। तो वहां से हिंदुस्तान वर्ड ड्राइव हुआ और फिर धीरे धीरे ये फैल के पूरे इंडिया को हम लोग हिंदुस्तान के नाम से जानने लगे। और क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो सबसे पुराने रिलीजन, ओल्ड रिलीजन बिकेम नोन एज हिंदू, जो सबसे पुराने रिलीजन को फॉलो करते थे, ठीक है, उसको हम लोग हिंदू के नाम से जानने लगे। हिंदू कौन है? हिंदू वैसे लोग थे, वैसे व्यक्ति थे जो कि अपने पुराने रिलीजन को फॉलो करते थे, उसे हम लोग हिंदू बोलने लगे। तो चलते हैं नेक्स्ट कि विलियम जोन्स देखते हैं। ये विलियम जोन्स कौन थे? विलियम जोन्स जो एक व्यक्ति थे जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का शुरुआत की 1784 में। ठीक है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज फाउंडिंग द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784। तो आप वहां आंसर दे दोगे विलियम जोन्स। ठीक है, इन्होंने कई बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जैसे कि शकुंतला, ठीक है, गीता गोविंद और कई लॉ बुक। ठीक है, कई लॉ बुक को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। नेक्स्ट देखते हैं अलेक्जेंडर कलिंगम। ये कौन थे? अलेक्जेंडर कलिंगम को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, अलेक्जेंडर कलिंगम को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का में अपॉइंट किया गया। कब? 1862 में। और फिर इसे हम लोग फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के नाम से जानने लगे। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, आप क्या जवाब दोगे? आप जवाब दोगे कि अलेक्जेंडर कलिंगम। अलेक्जेंडर जो कलिंगम थे, ये फादर ऑफ इंडियन सोसाइटी यानी कि इंडियन सोसाइटी के पिता के नाम से भी हम लोग इन्हें जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, अब हम लोग हिस्टोरिकल सोर्स को जो पढ़ेंगे, इसके पहले हम लोग देखते हैं इसका क्या क्या सोर्सेस है। ठीक है, इसके क्या क्या स्रोत हैं, किस तरह से हम लोग इस पूरे हिस्ट्री को कवर करेंगे, कैसे हम लोग ने बीते हुए हिस्ट्री को जाना। ठीक है, इसमें आता है सबसे पहला आपका है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, जिसमें कि हम लोग एक्सकेवेशन, इंस्क्रिप्शन और कॉइन के स्टडी को करेंगे और इससे देखेंगे कि किस तरह से हम लोग का हिस्ट्री डेवलप हुआ। एक्सकेवेशन मतलब हो जाता है आपका खुदाई करने के बाद जो हमें सामान निकले, मटेरियल जो हमें मिला, उससे हम लोगों ने हिस्ट्री को बनाया, उससे हम लोगों ने हिस्ट्री को क्रिएट किया, रिलेट किया।
किस तरह से इंस्क्रिप्शन, शिलालेख, जो कई सारे अशोक हो गए या फिर ऐसे कई किंग, इन्होंने इंस्क्रिप्शन बनवाया, उन्होंने क्यों बनवाया, क्या क्या उसमें खासियत थी, इसको देखेंगे। कॉइन्स, सिक्के से हमें क्या क्या पता चला हिस्ट्री के बारे में, इसे भी हम लोग कवर करेंगे। तो ये तीनों टॉपिक आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में आ जाता है। फिर हम लोग दूसरे टॉपिक देखेंगे लिटरेरी सोर्सेस, जिसमें कि हम लोग रिलीजियस, नॉन रिलीजियस और फॉरेजिन अकाउंट्स को देखेंगे। रिलीजियस में आपका आ जाता है कि कई ऐसे बुक आपके या फिर जिन्होंने अपने बारे में या फिर कुछ लिखा जिससे कि हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, अपने धर्म के बारे में। कई ऐसे बुक जिसमें कि धर्म निरपेक्ष बुक है, जिसमें कोई धर्म के बारे में नहीं लिखा हुआ है और वो सिर्फ आपके इंडिया या फिर उसके पुराने हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है, तो हम लोग वैसे को देखेंगे, नॉन रिलीजियस में पढ़ेंगे। और फॉरेजिन अकाउंट्स, जैसे कि फाइयान, जो कि एक चाइनीज इन्वेजन थे, चाइनीज थे, वो इंडिया में आए, उन्होंने यहाँ के कल्चर को देखा, उन्होंने इसे बुक में एक लिखा। तो इस सब से हम लोगों ने पढ़ के पूरे हिस्ट्री को क्रिएट किया, ठीक है, इसे एक सीक्वेंस में अरेंज किया और हम लोग आज हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले एक्सकवेशन की, किस तरह से हम लोग खुदाई करने के बाद हिस्ट्री को पढ़ते हैं और जानते हैं। आ जाता है एक्सकवेशन, ठीक है, यानी कि खुदाई। तो इसमें क्या है कि हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में खुदाई करते हैं, ठीक है, ये नहीं कि जहां मन तहां जाके खुदाई करते हैं, वैसे एरिया में खुदाई करते हैं जहां की हमें पता है कि हमारे पूर्वज वहां पे कुछ राज किए या फिर उन्होंने उससे एरिया में कुछ किया था। जैसे कि आपका अशोक का एरिया है, मगध का एरिया हो गया, इंडस वैली हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया सिंधु नदी के किनारे, तो वहां पे हमारे पूर्वज रहे। तो वैसे जगह पे हम लोग जाकर, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट लोग जाते हैं और एक सिस्टमेटिक वे में खुदाई करते हैं, ठीक है। अब खुदाई करने के बाद जो वहां से मटेरियल मिलता है उन्हें, ठीक है, जैसे कि कहीं पे पॉटरी मिल गया, बर्तन मिल गए, कहीं पे कुछ मूर्ति मिल गए, तो वो सबको एक सिस्टमेटिक वे में खुदाई करने के बाद निकाल करके उसे लेबोरेटरी में ले जाकर एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी करते हैं और देखते हैं कि वो कब की थी, किस तरह से था, किन्होंने बनवाया था, इसकी पूरी स्टडी करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये आ जाता है, देखिए कि कार्बन, रेडियो कार्बन, ठीक है, जिसको कि C14 हम लोग बोलते हैं, इससे हम लोग किसी भी वस्तु यानी कि कोई भी चीज मटेरियल का हम लोग डेट निकालते हैं कि वो कब का बना हुआ है। याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट है रेडियो कार्बन डेटिंग, ये एक टर्म है, ठीक है, जिसको कि C14 हम लोग बोलते हैं। इससे हम लोग किसी भी चीज की एक समय को निकाल सकते हैं कि वो कब बना था, ठीक है। ये कई जगह यूज किया जाता है, जितने भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं उसको लेबोरेटरीज में ले जाकर कार्बन डेटिंग के मदद से पता करते हैं कि ये कब के समय के है। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडस रिवर का हो गया साइट, जो कि सिंधु नदी के एरिया का साइट है, वहां पे कई सारे खुदाई करने के बाद हमें मिले, उसको हम लोग स्टडी कर देखे कि किस तरह से वहाँ की क्या कल्चर थी, कैसे वहाँ लोग रहते थे। इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में इंडस वैली के एक डिटेल में स्टडी करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि वहाँ क्या क्या ऐसे खासियत थी, ठीक है। नेक्स्ट है मेगालिथ्स, जो उस समय के लोग थे, किस तरह से आदमी को डेथ होने के बाद, जब आदमी मर जाते थे, राजा महाराजा या फिर कोई वैसे जिनकी डेथ हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी, तो उन्हें वो एक गड्ढे कर उसके चारों तरफ पत्थर लगा करके उन्हें अच्छे से दफना देते थे। उसके साथ कई सारे चीज को, सोने, धन दौलत को देकर दफनाते थे। इससे भी हमें पता चलता है कि उस समय की क्या कल्चर थी, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। तो ये थी इंपॉर्टेंट खुदाई के बारे में। ये देखिए, ये है कुछ आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, जो कि खुदाई कर रहे हैं, जिसमें कि देखिए आप यहाँ पे कुछ आपका मूर्तियां हैं, ठीक है, जिसको कि एक सिस्टमेटिक वे में खुदाई करके निकाल रहे हैं। ये कुछ पॉटरीज हैं, ये कुछ ऐसे पॉटरीज है जो कि टूट गए हैं, ये देखिए आपका, इसे एक सिस्टमेटिक वे में ये लोग खुदाई करके निकाल रहे हैं, ठीक है। यही आपका नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट फोटो में देखिए, ये आपका एक पॉटरी है, ठीक है, इसे भी एक सिस्टमेटिक वे में एक प्रॉपर टूल के साथ आर्कियोलॉजिस्ट लोग निकाल रहे हैं। फिर इसे लेबोरेटरीज में ले जा करके कार्बन डेटिंग की मदद से इसको स्टडी किया जाएगा कि ये कब का है। फिर इसे हिस्ट्री से रिलेट किया जाता है कि इसको किसने बनाया, कब बनाया, और फिर हम लोग इसके बारे में पूरे हिस्ट्री को देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंस्क्रिप्शन, कि इंस्क्रिप्शन से हमें कैसे हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, जिसको कि हम लोग हिंदी में शिलालेख भी बोलते हैं, ठीक है। इंस्क्रिप्शन एक्चुअली में क्या होता है कि कोई भी पत्थर या फिर मेटल, जैसे कि कॉपर मेटल हो गया, आयरन मेटल हो गया, उसमें खुरदरा करके, यानी कि कोई मेटल है उसमें गड्ढा गड्ढा करके उसमें कुछ लिखा गया हो या कोई डिजाइन बनाया गया हो, तो उसको हम लोग इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, जिससे कि हम लोग कुछ हिस्ट्री के बारे में नॉलेज पता चले।
जैसे कि आपका मैं बोलूं, दिखाता हूं एक फोटो, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका इंस्क्रिप्शन, ये रॉक इंस्क्रिप्शन है जिसमें कि ये पत्थर, बड़े से पत्थर है, इसमें कुछ लिखा हुआ है। देखिए आप, ये देखिए कुछ ऐसे ऐसे डिजाइन बना करके आपका लिखा हुआ है। इससे हम लोग को पता चलता है हमारे हिस्ट्री के बारे में। ये है आपका कॉपर इंस्क्रिप्शन, इसमें आपका कॉपर प्लेट है, देखिए इसको, ये एक प्लेट है जिसमें कि बड़ी से खुरदरा करके इसमें देखिए कुछ आपका लिखा हुआ, गड्ढे से इसमें बनाया गया, इसमें कुछ पत्ता टाइप का डिजाइन है, कुछ इसमें लिखा हुआ है, जिससे कि हम लोगों को उसके बारे में पता चलता है, हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ये कॉपर प्लेट वाला एक्चुअली में जो है उस समय के जमीन को, लैंड को टैक्स के रूप में यूज किया जाता था, लैंड टैक्सेशन के रूप में उसको लिखने के लिए कॉपर का एक्चुअल में यूज किया जाता था। और ज्यादातर राजा महाराजा अपने आप को इमॉर्टल, ठीक है, यानी कि उसे अजय अमर, अपने आप को सोचते थे कि मैं अजय अमर कैसे हूं, अपने बारे में मैं कहां पैसे लिखूं जो कि आने वाले युगों युगों तक मेरे बारे में चर्चा हो। तो वो लोग अपने रॉक में अपने महान चीज के बारे में लिखते थे, कैसे वो अपने जगह को राज किया, वहां के बारे में लिखते थे। ये देखिए कुछ पिलर हैं, पिलर में भी उन्होंने लिखा है कि अपने कुछ लैंग्वेज में अपने बारे में लिखा है। ये सब को हम लोग देखते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ क्या है कि स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, ठीक है, जो हम लोग इंस्क्रिप्शन की पढ़ाई करते हैं उसे हम लोग एपिग्राफी बोलते हैं, याद रखिएगा कि स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। और स्टडी ऑफ ओल्ड इंस्क्रिप्शन, यानी कि जो पुराने इंस्क्रिप्शन है, पुराने शिलालेख है, उसकी जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उसे हम लोग पैलियोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज खा जाते हैं। अगर हम आज स्टडी कर रहे हैं किसी इंस्क्रिप्शन की तो उसके हम एपिग्राफी बोलेंगे, लेकिन अगर कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन जो कि बहुत ही पुराने हैं उस इंस्क्रिप्शन की हम स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग पैलियोग्राफी बोलते हैं। ये थे कुछ इंस्क्रिप्शन की बातें। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य, ठीक है, इंस्क्रिप्शन को जैसे मैंने बोला कि कैसे हमारी हिस्ट्री के बारे में से पता चलता है, तो चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य के बारे में हमें एक आयरन पिलर से पता चला था, ठीक है। आयरन पिलर जो कि मेहरुली में पाया गया। मेहरुली में एक आयरन पिलर है जिसमें कि चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य के बारे में पूरी लिखी हुई है, किस तरह से उन्होंने बंगाल से लेकर इंडस रिवर के एरिया तक को जीता था, कंक्यूरर किया था और वहां पे राज स्थापित किया था। उसी तरह समुद्रगुप्ता के बारे में जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं वो हम लोग प्रयाग इंस्क्रिप्शन से जाने कि समुद्रगुप्ता थे, उन्होंने अपने जीवन में ऐसा 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 अनेक काम किया था, ठीक है, जो कि अशोक पिलर के पास मिला हम लोगों को। तो ये सब देखिए क्या एक्चुअल में ये है कि इससे हम लोग हिस्ट्री को रिलेट करता है। अगर वो लोग इंस्क्रिप्शन नहीं करते, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर में नहीं लिखते तो आज हमें शायद इन लोग को जान भी नहीं पाते। यही वजह था शायद कि वो लोग अपने आगे आने वाली पीढ़ी को अपने बारे में बताने के लिए इंस्क्रिप्शन का यूज करते होंगे। नेक्स्ट देखते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट द अर्लीस्ट फॉरेन डिसअपीयर्ड इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे पहला विदेशी शिलालेख कौन सा है जिसको कि हम लोग पढ़ पाए थे, डिसअपीयर्ड कर पाए थे, ठीक है। तो वो है आपका ईरानियन इंस्क्रिप्शन। याद रखिएगा, ईरानियन इंस्क्रिप्शन जो है ये सबसे पहला शिलालेख है जिसको कि हम लोग पढ़े, ठीक है, जिसको कि पढ़ पाए। और इसका नाम देखिए ये क्या है, बेरुस्तीन और नासिक ए रुस्तम, ये इंस्क्रिप्शन का नाम है जिसको कि सबसे पहली बार हेनरी रॉबिन्सन ने समझा था, पढ़ा था, ठीक है। बाद में फिर इसे हम लोग पढ़ पाए, यानी कि इसे डिकोड करने वाले, इसे समझने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो हेनरी रॉबिन्सन थे। तो याद रखिएगा सबसे पहला विदेशी इंस्क्रिप्शन जो कि हम लोग ने पढ़ा वो कौन सा इंस्क्रिप्शन था, वो था ईरानियन इंस्क्रिप्शन जिसका के नाम है बेरुस्तीन और नासिक ए रुस्तम, ठीक है। इसको सबसे पहले डिकोड हेनरी रॉबिन्सन ने किया था। अब देखते हैं नागा अर्जुन हिल, ठीक है। नागा अर्जुन हिल केव इंस्क्रिप्शन है, एक गुफा है जिसमें कि एक पत्थर पे इंस्क्राइब्ड किया हुआ है, ठीक है, वहां पे भी लिखा हुआ है, जिसमें कि हम लोग वहां के किंग दशरथ के बारे में जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में 3 बड़े बड़े केव दान में दिए थे, मॉन्क लोग को, भिक्षु लोग को दान में दिए थे, ठीक है। इनसे हम लोग को उनके बारे में भी पता चलता है और उनके नॉलेज, उन्होंने अपने कैसे अपने राज्य में शासन किया और बहुत सारी चीज उनके बारे में पता चलता है। सारनाथ इंस्क्रिप्शन, ठीक है, ये सारनाथ इंस्क्रिप्शन है, ये हाईलाइट करता है आपका कनिष्का के अचीवमेंट को, जो कि कुषाण रूलर थे।
तो ये सबसे हमें क्या पता चलता है कि इंस्क्रिप्शन की स्टडी करने के बाद हमें मेनली ये पता चलता है कि हम लोग हिस्ट्री को रिलेट कर पाते हैं, हिस्ट्री को जान पाते हैं। अगर इंस्क्रिप्शन नहीं रहता तो इतने सारे लोगों के बारे में हम लोग नहीं जान पाते, ठीक है। इंस्क्रिप्शन के बारे में तो हम लोग नहीं जान पाते और शायद हम लोग हिस्ट्री को इतने सीक्वेंस में पढ़ भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते। तो ये थी कुछ इंस्क्रिप्शन। अब देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है जिसमें कि हम लोग एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि है रुद्रदमन, ठीक है, जिसको कि जूनागढ़ या फिर आपका गिरनार इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपका गिरनार हिल के पास पाया जाता है, जो कि जूनागढ़ गुजरात स्टेट के पास है। आपको मैं मैप में दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका गुजरात, ठीक है, ये आपका एरिया गुजरात का एरिया है और इसमें ये जूनागढ़ ये एक जगह है और यहाँ है आपका हिल, ठीक है। यहाँ पे आपका गिरनार हिल है, आप देखिए गौर से। ये आपका जो एरिया आपको दिख रहा है, एक मिनट मैं इसको दिखा देता हूँ। ये जो एरिया है ये है आपका गिरनार हिल का एरिया, ठीक है। ये एरिया गिरनार हिल का एरिया है। यहाँ पे हम लोगों को आपका गिरनार इंस्क्रिप्शन के बारे में पता चला, यहाँ पे गिरनार इंस्क्रिप्शन अवेलेबल है, ठीक है। इससे हम लोग इंस्क्रिप्शन के बारे में डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या इंस्क्रिप्शन में क्या खासियत है। ये गिरनार इंस्क्रिप्शन या फिर रुद्रदमन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन आपका संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। ये इंडिया का सबसे लंबा संस्कृत इंस्क्रिप्शन है। ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है और ये सबसे लंबा इंस्क्रिप्शन है, यानी कि संस्कृत लैंग्वेज में सबसे बड़ा इंस्क्रिप्शन, शिलालेख खुरदरे खुरदरे करके बहुत ही बड़ा एरिया में इसे लिखा गया है, ठीक है। और याद रखिएगा कि ये स्टोन इंस्क्रिप्शन है, स्टोन पीस पे लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे बड़ा पत्थर पे लिखा हुआ है, कौन से लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन कौन है, तो आप जवाब दोगे रुद्रदमन जूनागढ़ या फिर गिरनार इंस्क्रिप्शन। इसे इंस्क्राइब करने वाले यानी इसे लिखवाने वाले जो थे वो रुद्रदमन वन थे, जो कि सका के रूलर थे, उन्होंने इसे लिखवाया था। और इंपॉर्टेंट देखिए इससे क्या हो जाता है कि इसके कारण जब इन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन में लिखवाया तो इससे हम लोगों को सुदर्शन लेक की पूरी हिस्ट्री पता चलती है कि किस तरह से सुदर्शन लेक को चंद्रगुप्ता मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्ता मौर्य ने पुष्पगुप्ता को ऑर्डर देकर के बनवाया था। अगर ये इंस्क्रिप्शन नहीं रहता तो हम लोग जो सुदर्शन लेक है उसके बारे में भी नहीं जान पाते, क्योंकि इस इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्ता मौर्य ने पुष्पगुप्ता को ऑर्डर दिया था कि आप सुदर्शन लेक को बनवाएं, ठीक है। और इससे रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आपका इसमें लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये है, याद रखिएगा कि सुदर्शन लेक का जो बताया गया है या फिर इसमें डिस्कस किया गया है वो आपका रुद्रदमन जूनागढ़ यानी कि गिरनार इंस्क्रिप्शन में है, जिसमें कि पता चलता है हमें कि चंद्रगुप्ता मौर्य ने पुष्पगुप्ता को ऑर्डर दिया था कि आप सुदर्शन लेक बनवाइए, ठीक है। ये एक ऐसा इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, जिसमें कि हमें लक्ष्मी और विष्णु, जो हम लोग लक्ष्मी और विष्णु माँ की जो पूजा वूजा हम लोग करते हैं, ठीक है, वो लक्ष्मी और विष्णु के साथ में इंस्क्रिप्शन है, पहला इंस्क्रिप्शन है। ऐसे कई सारे इंस्क्रिप्शन है जहाँ की लक्ष्मी जी के बारे में डिनोट किया हुआ है या फिर कहीं पे आपका विष्णु के बारे में लिखा गया, लेकिन ये पहला इंस्क्रिप्शन जहाँ की दोनों के बारे में एक ही जगह पे लिखा हुआ है। ये याद रखिएगा, ये फर्स्ट इंस्क्रिप्शन है इन विच और द फर्स्ट टाइम लक्ष्मी अलॉन्ग विथ विष्णु इज मेंशन्ड, ठीक है। ये पहला इंस्क्रिप्शन है जहाँ की आपका लक्ष्मी और विष्णु के बारे में मेंशन किया गया है एक ही स्टोन पिलर में, एक ही स्टोन पीस में, ठीक है, इंस्क्रिप्शन में। ये था कुछ इंपॉर्टेंट गिरनार इंस्क्रिप्शन के बारे में, रुद्रदमन जिसको कि आप जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, ठीक है, जो कि आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है आपका अशोकन इंस्क्रिप्शन, ठीक है, अशोक इंस्क्रिप्शन के बारे में। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं अशोकन इंस्क्रिप्शन से पहले कि अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है ये इंडिजिनियस इंस्क्रिप्शन है, यानी कि स्वदेशी इंस्क्रिप्शन है, जो कि सबसे पहले डिकोड किया गया था, डिसिपेयर्ड किया गया था, यानी कि इसे सबसे पहले समझा गया था, ठीक है। इसके पहले स्वदेशी इंस्क्रिप्शन यानी कि इंडिजिनियस इंस्क्रिप्शन, कोई ऐसे इंडिजिनियस इंस्क्रिप्शन नहीं थे जिसको कि हम लोग ने समझा था, क्योंकि ये अलग अलग लैंग्वेज में लिखे हुए रहते थे। तो इसे डिकोड करने वाले जो थे
वो जेम्स प्रिंसली थे, याद रखिएगा। जेम्स प्रिंसली जो थे, इन्होंने सबसे पहले अशोकन इंस्क्रिप्शन को डिसअपीयर्ड किया गया था। कब? 1837 में। एग्जाम में पूछा जाता है कि हु डिस्कवर्ड द अर्लीस्ट इंडिजीनियस इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो आप दे दोगे कि जेम्स प्रिंसली थे, इन्होंने अशोकन इंस्क्रिप्शन को 1837 में डिस्कवर किया था, ठीक है। और ये कौन थे? जेम्स प्रिंसिप, ये सिविल सर्वेंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है, बंगाल में पोस्टेड थे। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट। अब हम लोग देखते हैं इसे डिटेल में, अशोकन इंस्क्रिप्शन को से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम लोग एग्जाम में पूछा जाता है। तो अशोकन इंस्क्रिप्शन, ठीक है। अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है, इसे सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया था, ये आपका मेरठ दिल्ली पीरियड एडिक्ट्स के पास डिस्कवर किया गया, ठीक है। इसको आप मैप में दिखाता हूँ। ये देखिए आपका, ये है आपका मेरठ दिल्ली, यहाँ ये एरिया में सबसे पहले आपका अशोकन इंस्क्रिप्शन को डिस्कवर किया गया था, ठीक है। और कब किया गया? तो इसे 1750 में जोसेफ टिनफेनलर, इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे, ठीक है। जोसेफ टिनफेनलर ने डिस्कवर किया था। याद रखिएगा कि दिल्ली मेरठ जो आपका यहाँ पे पाया गया है, सबसे पहला अशोकन इंस्क्रिप्शन पाया गया है, ठीक है। और इसको डिस्कवर किसने किया था? जोसेफ टिनफेलर ने 1750 में इसे डिस्कवर किया था। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट कि ये ज्यादातर आपको ब्राह्मणी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज में मिलता है। यानी कि अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है, अशोक के शिलालेख है, वो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखा गया है और प्राकृत लैंग्वेज में। ये ब्राह्मणी स्क्रिप्ट जो है, ये आपका एक लिखने का तरीका है, फॉर्मेट है, ठीक है, वे ऑफ राइटिंग है। जैसे कि हम लोग हिंदी लिखते हैं, हम लोग लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ ऐसे ऐसे करके लिखते हैं कुछ भी। लेकिन अगर उर्दू का बात आता है तो हम लोग क्या करते हैं? राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते हैं। जैसे कि ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ लिखते हैं। मुझे तो उर्दू नहीं आती, लेकिन वो राइट से लेकर लेफ्ट की ओर लिखते हैं। उसी तरह ये ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है। इस तरह से कई ऐसे ऐसे स्क्रिप्ट है, जैसे कि देखिए आपको ब्राह्मणी स्क्रिप्ट मिलेगा, कसौटी स्क्रिप्ट मिलेगा, ठीक है। उसी तरह और मिका स्क्रिप्ट मिलेगा। ये सब कई सारे स्क्रिप्ट है जिसमें कि तरीका है आपका कैसे कैसे लिखा गया है। तो याद रखिएगा, अगर एग्जाम में एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ब्राह्मणी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज में अशोकन इंस्क्रिप्शन है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अशोकन इंस्क्रिप्शन कौन से लैंग्वेज में लिखे हैं, तो आप आराम से टिक मार दीजिएगा कि ब्राह्मणी लैंग्वेज है, सॉरी प्राकृत लैंग्वेज है, जिसमें कि आपका अशोकन इंस्क्रिप्शन लिखा गया है। क्योंकि प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है तो कई जगह पे इसका वे ऑफ राइटिंग चेंज हुआ है। जैसे कि रीजन टू रीजन देखिए है ना, लिखा हुआ है थ्रू प्राकृत वाज ए लैंग्वेज यूज्ड बाय अशोकन इंस्क्रिप्शन, द स्क्रिप्ट वेरिड फ्रॉम रीजन टू रीजन। यानी कि कई जगह टू जगह इसका स्क्रिप्ट वेरिड हुआ है। यानी कि कहीं पे आपका इसका ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, जैसे कि ईस्ट इंडिया में आपका इसका जो तरीका है ये आपका ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है। फिर कसौटी है स्क्रिप्ट, कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में से कसौटी स्क्रिप्ट की तरह से लिखा गया है। आर्मिक स्क्रिप्ट जो है ये आपका वेस्ट इंडिया के एरिया में लिखा गया। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है आपका कि इसको याद रखना कि अशोकन इंस्क्रिप्शन आपका प्राकृत लैंग्वेज में और जनरली ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, ठीक है। अब आ जाता है, देखिए हम लोग इससे इंपॉर्टेंट एक कि अशोक प्रयाग, ठीक है, अशोक प्रयाग पिलर जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है, उससे हम लोग को 4 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है, पर्सन के बारे में पता चलता है, जिसमें कि अशोक, कौरकी, समुद्रगुप्ता और जहांगीर है। ये 4 ऐसे पर्सन है जिनके बारे में अशोक इंस्क्रिप्शन में इंस्क्राइब्ड किया हुआ है, ठीक है। जब अशोक इंस्क्रिप्शन को आप पढ़ोगे तो इन चारों का नाम उसमें जिक्र किया हुआ है। अशोक का है, कौरकी का है, समुद्रगुप्ता और जहांगीर का इसमें नाम जिक्र है, ठीक है। उसके बाद आता है अशोक जूनागढ़ या फिर गिरनार, ठीक है, मेजर रॉक एडिक्ट्स। यहाँ पे एक बहुत बड़े पत्थर है जिसमें कि अशोक ने कई सारे चीज अपने लाइफ के बारे में लिखवाया। बाद में वहाँ सका के रूलर रुद्रदमन ने भी उसी इंस्क्रिप्शन के अपना ऐड किया, और फिर बाद में गुप्ता रूलर सिकंदर गुप्ता ने भी उसमें अपना इंस्क्राइब्ड करवाया, उसमें ऐड किया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आपका हो गया गिरनार, ठीक है। ये एरिया जो है ये गिरनार इंस्क्रिप्शन है। यहाँ की सबसे मेजर देखिए लिखा है मेजर रॉक एडिक्ट्स। यहाँ पे आपका बहुत बड़े पत्थर में अशोक ने अपने बारे में लिखवाया था, इंस्क्राइब्ड करवाया था। उसी में जगह पे आपका बाद में सका के रूलर, ठीक है, उसी जगह में आपके सका रूलर रुद्रदमन ने भी अपना बारे में इंस्क्राइब्ड करवाया, और गुप्ता रूलर सिकंदर गुप्ता ने भी इंस्क्राइब्ड कराया था। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा इंस्क्रिप्शन है, अशोकन इंस्क्रिप्शन है, जहाँ की बाद में, ठीक है,
दो रूलर यानी कि सका रूलर और गुप्ता रूलर ने अपने बारे में इंस्क्राइब कराया था, तो वो है आपका अशोक, जूनागढ़, गिरनार, ठीक है, मेजर एडिक्ट्स इंस्क्रिप्शन। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे पॉइंट जो कि अशोक इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड है, लेकिन इसमें बेस्ट और तरीका से समझना भी इम्पोर्टेंट था, जो कि मैंने आपको समझा दिया जो जो चीज़ आपके लिए था इम्पोर्टेंट। इसमें जो सबसे ज़्यादा याद करने का चीज़ है वो याद रखिएगा आप कि प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में इसे लिखा गया है, और इसे सबसे पहले जो खोजा गया था, जिसे फर्स्ट डिस्कवर्ड इंस्क्रिप्शन जो था वो कहाँ पे आपका मेरठ दिल्ली पिलर एडिक्ट्स था। कब? 1750 AD में जोसेफ टिनफेलर ने खोजा था इसे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, कॉइन्स के बारे में। ये थी कुछ इंस्क्रिप्शन के बारे में, ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ हम लोगों ने क्या क्या अभी कवर किया। तो हम लोगों ने एक्सकवेशन को कवर कर लिया, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स में एक्सकवेशन को कवर कर लिया, इंस्क्रिप्शन कवर कर लिया। अब हम लोग करने जा रहे हैं कॉइन्स को कवर। कॉइन्स के से हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं कॉइन्स में। तो देखिए कॉइन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, कॉइन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसमें? एक इंडिजीनियस कॉइन में और एक ओरिजिन कॉइन में। इंडिजीनियस कॉइन का मतलब हो जाता है कि स्वदेशी कॉइन, यहाँ पे कॉइन को आविष्कार हुआ और यहाँ से हम लोग कई सारे इसके बारे में हिस्ट्री में जाने। और ये कुछ कॉइन है जो कि विदेशी कॉइन है, जैसे कि रोमन एम्पायर के कॉइन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इंडिजीनियस कॉइन में सबसे पहला कॉइन है जो अर्ली पंच मार्क्ड कॉइन, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सका, पार्थियन, कुषाण कॉइन के बारे में हम लोग देखेंगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये गुप्ता कॉइन के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया और क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओरिजिन कॉइन्स तो आपके लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो आपका कॉइन है ये टू मच इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से आप नोट कीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। देखते हैं कॉइन्स को, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये हमें मदद करता है किसमें? हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया को जानने में। एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री को जानने में कॉइन्स मदद करता है, क्योंकि इसमें कई सारे किंग, ठीक है, किंग के नाम, फिर गॉड ऑफ इमेज के हैं, फिर कई सारे सिंबल है और कई सारे धर्म के बारे में इसमें डिनोट किया। जैसे कि आज के हम लोग कॉइन उठाते हैं, क्या उसमें देखोगे कि किसी में कुछ लिखा हुआ है, किसी में कुछ डेट लिखा हुआ रहता है, उसी तरह इसमें भी डेट लिखा हुआ रहता था, कुछ गॉड के फोटो रहते थे, कुछ आपका इमेज रहता था, जिससे कि हम लोग उसी हिस्ट्री को रिलेट कर पाते थे कि अच्छा इस समय में लोग गॉड को जाने, इस समय में रिलीजियस को फॉलो किया गया। तो कॉइन से हम लोग बहुत सारी चीज को, हिस्ट्री को जानते हैं। ये है आपका स्टडी ऑफ कॉइन, इसको न्यूमिस्मेटिक, जो हम लोग कॉइन की स्टडी करते हैं उसको न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं, ठीक है। और मोस्ट फेमस कॉइन जो था वो आपका कुषाण पीरियड और मोस्ट मौर्यन पीरियड था। याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे ज्यादा फेमस कॉइन कौन सा था, कब से कब पीरियड का था, तो कुषाण पीरियड और पोस्ट मौर्यन पीरियड के समय में मोस्ट फेमस कॉइन मिला हम लोग को। इसको हम लोग आगे देखेंगे डिटेल में। और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में एकदम नोट कर लीजिए कि फर्स्ट गोल्ड कॉइन किसने इंट्रोड्यूस किया था। ये आपका इंडो ग्रीक थे जिन्होंने फर्स्ट गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था। अब देखते हैं हम लोग कॉइन्स को डिटेल में, ठीक है। अर्ली पंच मार्क्ड कॉइन, यानी कि पुराने पंच मार्क्ड कॉइन। ये कॉइन एक्चुअल में ना सिल्वर के हुआ करते थे, ठीक है। जहाँ देखिए मेड लार्जली ऑफ सिल्वर, ठीक है, फ्यू कॉपर, कुछ कॉपर के भी हुआ करते थे। इसमें क्या होता था, ज्यादातर किसी चीज की मार्क कर दी जाती थी। एक आपका चकुट्ठा ऐसा, ठीक है, जिसको कि हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। देखिए क्वाड्रिलेटरल शेप, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल शेप थे, ये देख रहे हैं आप, ठीक है, टेढ़े मेढ़े थोड़ा सा मतलब स्क्वायर टाइप है, जिसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल शेप के कॉइन हुआ करते थे, जिसमें कि कुछ आपका मार्क कर दिया जाता था, जैसे कि हिल को मार्क कर दिया जाता था, कुछ एनिमल को मार्क कर दिया जाता था, कुछ ट्री को इसमें मार्क कर दिया जाता था, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें नो इंस्क्रिप्शन है, यानी कि अर्ली पंच मार्क्ड कॉइन में कुछ भी लिखा नहीं गया है, कोई भी चीज इंस्क्राइब नहीं किया गया है, सिर्फ उसे मार्क किया गया है। ट्री का कुछ है तो ट्री का पार्ट को मार्क कर दिया गया, हिल को मार्क कर, देखिए जिसमें कि आप देख रहे हो इस फोटो में, ठीक है, पिक्चर में आपको कहीं भी कुछ लिखा हुआ नहीं मिले। देखिए इसमें कुछ किसी चीज का सिंबल मार्क किया हुआ है, इसमें कुछ चीज का मार्क किया हुआ है, इसमें आपका रॉक का मार्क है, ट्री का मार्क है। इस तरह से अर्ली पंच मार्क कॉइन में मार्क रहता था। ये क्वाड्रिलेटरल शेप के रहते थे, ठीक है। ये सबसे पहले आपका 6th सेंचुरी बीसी में इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, 6th सेंचुरी बीसी में अर्ली पंच मार्क इंट्रोड्यूस हुआ। ये 4 साल पूरे आपका चला था, फॉलो हुआ था,
ठीक है। और ये इसका जो पीरियड है ये आपका 6 सेंचुरी बीसी से 2 सेंचुरी बीसी तक ये पूरा चला था, ठीक है। पूरा एरिया में मतलब कि इस एरिया में फॉलो किया गया था अर्ली पंच मार्क्ड कॉइन। उसके बाद फिर अलग अलग कॉइन आने लगे, उसको भी हम देखेंगे। इसका पीरियड बोला जाए तो महाजनपद पीरियड से लेकर के सुंगा पीरियड तक हम लोग अर्ली पंच मार्क्ड कॉइन्स के एविडेंस देखते हैं। इस समय अर्ली पंच मार्क्ड कॉइन को फॉलो किया जा रहा था। इससे इंपॉर्टेंट याद रखिए कि इट डू नॉट बियर द इमेज और इंस्क्रिप्शन ऑफ गॉड और किंग। इस क्वाइन में किसी भी राजा महाराजा के फोटो, ठीक है, पिक्चर नहीं मिलेगा आपको, या फिर किसी गॉड का भी आपको इसमें पिक्चर नहीं मिलेगा, या फिर किसी चीज के इंस्क्रिप्शन, किसी चीज का इंस्क्राइब्ड किया हुआ, चाहे वो डेट हो या कोई भी चीज के लिखा हुआ, इसमें आपको नहीं मिलेगा। तो पर्ली पंच मार्क कॉइन्स में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये आपका ओनली मार्क है, इसमें सिर्फ आपको मार्क मिलेगा, हिल का, किसी जानवर का, ठीक है, किसी एनिमल का आपको उसमें मार्क मिलेगा। इसमें इंस्क्राइब्ड नहीं किया हुआ है। ये ज्यादातर सिल्वर में पाए जाते थे, कॉपर में, कुछ कॉपर में भी पाए गए हैं, लेकिन मोस्टली ये सिल्वर में पाए जाते थे, ठीक है। ये एक्चुअल में क्वाड्रिलेटरल शेप यानी कि कुछ चकोर, जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं चपटे साइड, ठीक है, स्क्वायर के टाइप में मिलते थे। और ये कब से कब सर्कुलेटेड थे? ये आपका 6 सेंचुरी बीसी से लेके 2 सेंचुरी बीसी के बीच में सर्कुलेट हुए, पूरे उस पीरियड में सर्कुलेट होते थे, जो कि आपका महाजनपद पीरियड से लेके सुंगा पीरियड है, जो कि हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आपका इंडो ग्रीक और पर्शियन क्वाइन के बारे में देखते हैं, जिसको कि पल्लवाज हम लोग बोलते हैं। इंडो ग्रीक जो क्वाइन है, ठीक है, गोल्ड क्वाइन वेर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री। याद रखिएगा कि सबसे पहले जो गोल्ड क्वाइन, सोने के जो सिक्के आए थे, वो इंडो ग्रीक्स ने लाए थे। इंडो ग्रीक्स ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। फिर सका आए, सका ने एक भी गोल्ड क्वाइन को इंट्रोड्यूस नहीं किया। ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जाता है कि सका इंट्रोड्यूस विच टाइप ऑफ क्वाइन, तो आपको पता रहना चाहिए। ये कॉपर क्वाइन को इंट्रोड्यूस किए थे, देसू कॉपर क्वाइन, रेयरली सिल्वर क्वाइन। मतलब सका जो थे, इन्होंने सिर्फ कॉपर, ठीक है, कॉपर क्वाइन को इंट्रोड्यूस किया। इंडो ग्रीक्स जो थे, इन्होंने सबसे पहले गोल्ड क्वाइन को इंट्रोड्यूस किया था। याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन से थे जिन्होंने आपका गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया, तो आप बोलोगे इंडो ग्रीक्स। उसी तरह कौन से रूलर थे जिन्होंने कोई भी गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस नहीं किया, सिर्फ कॉपर कॉइन को इंट्रोड्यूस किया, तो वो थे सका। याद रखिएगा। अब आता है पर्थियंस, जिसको कि पल्लवास के नाम से जानते हैं हम लोग। ये भी जो है, इन्होंने भी कोई गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस नहीं किया, ठीक है। ये मोस्टली कॉपर कॉइन को इंट्रोड्यूस किया और रेयरली सिल्वर कॉइन, कुछ सिल्वर कॉइन को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन ज्यादातर मोस्टली इन्होंने कॉपर कॉइन को इशू किया था। कुषाण रूलर, ठीक है, इन्होंने सबसे ज्यादा, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको मैं बता देता हूं, इंडो ग्रीक और कुषाण में कंफ्यूज नहीं खाइएगा। इंडो ग्रीक जो है, इन्होंने पहले गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन कुषाण जो थे, ये सबसे ज्यादा, ठीक है, लार्ज स्केल में आपका गोल्ड कॉइन को इशू किए। इशूड गोल्ड कॉइन रेगुलरली ऑन लार्ज स्केल अप टू दैट पीरियड, यानी कि अपने समय में सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस करने वाले कुषाण थे, ठीक है। और इन्होंने रेगुलरली आपका गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने एक लार्ज एरिया में, लार्ज अमाउंट में कॉपर कॉइन को भी इंट्रोड्यूस किया, और इन्होंने कुछ सिल्वर कॉइन को इंट्रोड्यूस किया। ज्यादातर कुषाण ने किसको क्या क्या चीज की इंट्रोड्यूस किया, तो इन्होंने सबसे ज्यादा लार्जेस्ट स्केल में गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया, और फिर इन्होंने कॉपर कॉइन को भी इंट्रोड्यूस किया था। याद रखिएगा, ये जितने आपके कॉइन्स के बारे में आपको लिखा गया है, ठीक है, इससे हम लोग को माल्लवास, ठीक है, युधिष्ठिर और मिथिला रूलर पंचाला के बारे में हम लोग को जानने को मिलता है। तो इससे हम लोग को यही इंपॉर्टेंट था कि जैसा कि मैंने आपको बोला कि इंस्क्रिप्शन से, जैसे कि हम लोग ने जाना कि किस तरह इंस्क्रिप्शन हम लोग को हिस्ट्री में मदद किया, उसी तरह ये जो आपके जितने भी कॉइन्स थे, इससे हम लोग एंशिएंट इंडिया को समझने में बहुत ही हेल्प मिला, क्योंकि कई सारे कॉइन्स आए, उसको डिटेल में उसमें हम लोग देखे कि अच्छा उस टाइम पे गोल्ड को ज़्यादा यूज़ किया गया, कॉपर यूज़ किया गया, कैसे किया गया, नहीं किया गया, इसको भी हम लोग आगे देखते हैं जब हम लोग इंडो ग्रीक सका रूलर को डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गुप्ता पीरियड। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। मोस्ट गोल्ड कॉइन जो आपका इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने गुप्ता किया था। सबसे ज्यादा आपका जो गोल्ड कॉइन था, उन्होंने गुप्ता किया था। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं खाइएगा कि कुषाण ने
आपका यहाँ जो मैंने आपको लिख बताया अभी कि कुषाण ने आपका लार्ज स्केल में, ठीक है, लार्ज स्केल में गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किया। लेकिन गुप्ता ने, जो आप गुप्ता ने देख रहे हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा, वो अपने समय में एक पीरियड में लगातार रेगुलरली गोल्ड कॉइन को इशू किए, लेकिन जो गुप्ता थे इन्होंने सबसे ज्यादा, ठीक है, मोस्ट गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इस समय इसको, इस पीरियड को पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी के नाम से भी हम लोग जानते थे। ठीक है, इस समय में क्या हुआ कि हम लोग को लोगों में बहुत सारे कुछ चेंजेस दिखने लगे कि पीपुल जो थे ये अपने, देखिए, पीपुल यूज टू कलेक्ट प्रॉपर्टी, ये जो अपने प्रॉपर्टी को क्वाइंस के फॉर्म में कलेक्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, द पीपुल यूज टू कलेक्ट प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ क्वाइन विच दे यूज टू बरी अंडर द ग्राउंड टू अवॉइड स्टीलिंग। यानी कि जब प्रॉपर्टी की चोरी, जो प्रॉपर्टी को चोरी हो जाता था, तो उससे वो लोग बचने के लिए उस समय के लोगों ने क्वाइंस को स्टोर करना शुरू कर दिया। क्वाइंस को एक घड़े में स्टोर करके मट्टी में दबा देते थे, ठीक है, या फिर कोई ऐसे सेफ जगह में दीवार के अंदर उसको सेव करके रख देते थे ताकि उसे चोरी नहीं हो। इससे कई सारे खामियाजी भी मिली हम लोग को, कि जैसे कि किसी के पिताजी या फिर किसी के घर परिवार के लोगों ने, एल्डर लोगों ने उसे क्वाइन को जमीन में दबा दिया ताकि उसे चोरी नहीं हो पाए, और वो अपने आने वाले पीढ़ी यानी कि अपने बच्चे या फिर ऐसे लोगों को नहीं बताते थे, क्योंकि बच्चे एक दूसरे को बता दें इसलिए वो ना बताते थे कि उसे बताएंगे ही नहीं। और होती ही होती कि बाई चांस उनकी मौत हो जाती थी, मर जाते थे, तो वो बच्चे, आने वाले पीढ़ी उसको जान ही नहीं पाते थे कि उनके पिताजी लोगों ने, ठीक है, उनके दादा परदादा ने वहां पे प्रॉपर्टी को रखा था। तो ये कुछ था आपका गुप्ता के बारे में। इसमें इंपॉर्टेंट देखिए कि चंद्रगुप्ता वन जो थे, ठीक है, ये इन्होंने सबसे पहले इशूड किया था गोल्ड कॉइन, जिसको कि हम लोग कामादेवी टाइप कॉइन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आपका पूछा जाता है कि चंद्रगुप्ता वन ने किस टाइप के कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था, तो आप कामादेवी टाइप याद रखिएगा, जिसमें कि क्वीन, ठीक है, कामादेवी के बारे में पिक्चर आपको मिलेगा। जैसे कि ये देखिए क्वीन कामादेवी है, इसके बारे में आपका ये फोटो है। ठीक है, आपको इस टाइम पे, गुप्ता पीरियड के टाइम पे आपको कई सारे गोल्ड कॉइन में इस तरह से किंग क्वीन के बारे में आपको मिलेगा। इन्होंने अष्टोमेध टाइप के, या फिर जो हम लोग अष्टोमेध जो आपका वर्शिप किया जाता था उस टाइप के भी कॉइन को मिला है। चंद्रगुप्ता टू, विक्रमादित्य ने, ठीक है, ये पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन को इंट्रोड्यूस किया। याद कीजिएगा, याद रखिएगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग, स्टूडेंट याद रखते हैं कि सिर्फ गुप्ता पीरियड में गुप्ता लोगों ने गोल्ड कॉइन इशू किया था, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि चंद्रगुप्ता टू यानी कि विक्रमादित्य ने सिल्वर कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, रूल में लाया था, याद रखिएगा। ये एक पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने कि सबसे ज्यादा सिल्वर कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था। और ठीक है, अमंग द गुप्ता रूलर रामागुप्ता वाज द फर्स्ट एंड ओनली रूल हु इशू कॉपर कॉइन। याद रखिएगा कि रामागुप्ता जो थे ये भी गुप्ता रूलर थे, इन्होंने सिर्फ कॉपर कॉइन को इंट्रोड्यूस किया। अगर एग्जाम में आपका पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा, ठीक है, मोस्ट गोल्ड कॉइन किसने इंट्रोड्यूस किया, तो आप गुप्ता का नाम देंगे। ठीक है, गुप्ता जो थे उन्होंने सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन को इशू किया, और इसे इशू करने वाले चंद्रगुप्ता वन थे। ठीक है, उसी के बाद चंद्रगुप्ता टू यानी कि विक्रमादित्य ने सिल्वर कॉइन को इंट्रोड्यूस किया, और गुप्ता रूलर रामागुप्ता ने आपका कॉपर कॉइन को इंट्रोड्यूस किया। इसको आप एक पेज में नोट कर लीजिएगा कि किसने कौन सा कॉइन को इंट्रोड्यूस किया, और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं गुप्ता कॉइन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, कि जो गुप्ता कॉइन को, गोल्ड कॉइन जो जितने थे गुप्ता रूलर ने इंट्रोड्यूस किया था इस टाइप के, ठीक है, किंग क्वीन के टाइप के, उसे हम लोग दिनार के नाम से जानते थे। ठीक है, दिनार के नाम से वो फेमस था, कि जितने भी गोल्ड कॉइन है गुप्ता रूलर के समय में उसे हम लोग दिनार के नाम से जानते हैं। और जो सिल्वर कॉइन्स जो थे गुप्ता रूलर के टाइम में उसे हम लोग रूपक के नाम से जानते हैं। एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि सिल्वर कॉइन ऑफ गुप्ता रूलर इज नोन एज व्हाट, तो आप वहां पे आराम से रूपक को टिक मार देंगे। अगर आपके वहां पूछा जाता है कि गोल्ड कॉइन ऑफ गुप्ता रूलर इज नोन एज व्हाट, क्या है गोल्ड कॉइन, तो उसका आप दिनार याद रखिएगा। ठीक है, DINARS, दिनार्स के नाम से हम लोग इसे जानते थे। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट गुप्ता पीरियड के कॉइन्स के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फॉरेजिन कॉइन यानी कि विदेशी सिक्के। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन ऑफ रोमन इंपेरर आर फाउंड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। यानी कि साउथ इंडिया में हम लोग कई सारे गोल्ड और सिल्वर कॉइन मिलते हैं, किसके, रोमन इंपेरर के।
यार ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन याद रखिए, जान लीजिए आप, ठीक है। जिसमें कि आपको 68 ऑर्डर्स के बारे में जानने को मिलता है, 68 ऑर्डर्स ऑफ रोमन कॉइन के बारे में हम लोग को पाया गया है, ठीक है। जिसमें कि 57 ऑर्डर्स जो है ये साउथ इंडिया में हमें मिला है। रोमन गोल्ड कॉइन को हम लोग अरुइस के नाम से जानते थे, AURIUS, याद रखिएगा, अरुइस के नाम से हम लोग रोमन गोल्ड कॉइन को जानते थे। और रोमन सिल्वर कॉइन को हम लोग डेनरस और सोलिडस के नाम से जानते थे, याद रखिएगा, डेनरस और सोलिडस के नाम से सिल्वर कॉइन को हम लोग जानते थे। कौन से? रोमन सिल्वर। अगर पूछा जाए कि रोमन गोल्ड कॉइन को किस नाम से जाना जाता था, तो आप अरुइस के नाम से बोलोगे कि अरुइस नाम से रोमन गोल्ड कॉइन फेमस थे, और रोमन सिल्वर कॉइन जो थे वो डेनरस और सोलिडस के नाम से फेमस थे। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट ओरिजिन कॉइन के बारे में। लेकिन ज्यादातर आपसे एग्जाम में गुप्ता के कॉइन और आपका अर्ली पंच मार्क कॉइन से पूछा जाता है। यूपीएससी में तो कई सारे क्वेश्चन अर्ली पंच मार्क कॉइन से पूछे गए हैं। आपका स्टेट पीसीएस में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर जेपीएससी बीपीएससी की तैयारी करते हो, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। अब देखते हैं लिटरेरी सोर्स, ठीक है। हम लोगों ने हिस्ट्री को किस में डिवाइड किया था, देख लेते हैं इसको। हम लोगों ने हिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया था, आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हम लोग ने देख लिया एक्सकवेशन किस तरह से हम लोग को पता चला, खुदाई से, इंस्क्रिप्शन देख लिया, कॉइन्स को देख लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिटरेरी सोर्सेस, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेस को हम लोग देखेंगे, उसमें रिलीजियस सोर्स को देखेंगे, नॉन रिलीजियस और ओरिजिन्स अकाउंट्स को हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं रिलीजियस सोर्स को, लिटरेरी सोर्सेस को, यानी कि साहित्यिक स्रोत, ठीक है। लिटरेरी सोर्स जो थे इस समय आपका अर्लियर ऑरल ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज था, यानी कि उस समय लिखा हुआ नहीं था, उस समय लोग ऑरली, हम मौखिक की ओर में बोलते थे, और वो एक पीढ़ी से एक पीढ़ी तक चलते आ रही थी, ठीक है। लेकिन इसे लिखा जब गया, ये से 4th सेंचुरी एडी में इसे लिखा जाने लगा, ठीक है। दिस नॉलेज वे रिटन डाउन ऑन बिर्च, याद रखिएगा, बिर्च और पाल्म लीव्स में इसे लिखा जाने लगा। कब? 4th सेंचुरी एडी में। अगर इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिटरेरी सोर्सेस को किस में लिखा गया, तो आप आराम से वहां पे आंसर लिख के आओगे, बिर्च एंड पाल्म लीव्स पे कब? 4th सेंचुरी एडी में लिखा गया था, ठीक है। इस लिटरेरी सोर्सेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इंडिजीनियस और ओरिजिन। इंडिजीनियस मतलब एक में रिलीजियस और सेकुलर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेस के बारे में, और एक ओरिजिन सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ विदेशी सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग को हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। रिलीजियस सोर्सेस, ठीक है, रिलीजियस सोर्सेस को देखते हैं, जिसमें कि धार्मिक स्रोत, ठीक है। रिलीजियस सोर्स में धार्मिक स्रोत है आपका, जिसमें कि हिंदू लिटरेचर आ जाता है। हिंदू लिटरेचर में हम लोग देखेंगे, जिसको कि हम लोग संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। फिर आता है बुद्धिस्ट लिटरेचर, जो कि आपका पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और जैन लिटरेचर, प्राकृत लैंग्वेज में। रिलीजियस सोर्स 3 पार्ट में डिवाइड है, किसमें? हिंदू लिटरेचर में, बुद्धिस्ट लिटरेचर में और जैन लिटरेचर में। ये आप याद रखिएगा कि जितने भी मोस्टली आपका हिंदू लिटरेचर मिलता है हमें, वो संस्कृत लैंग्वेज में है, बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वो पाली लैंग्वेज में है, और जैन लिटरेचर वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। हिंदू लिटरेचर में हम लोग वेदास के बारे में पढ़ेंगे, रामायण के बारे में पढ़ेंगे, महाभारत, पुराण और अन्य के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में पिताकास को देखेंगे, अभिधमा देखेंगे, सुता, ये सब पिताका का नाम है, ठीक है। अभिधमा पिताका, सुता पिताका, विनय पिताका, जातका टेल्स, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे, स्टडी करेंगे कि किस तरह से ये इंपॉर्टेंट सोर्स हम लोग के लिए बन जाता है। और जैन लिटरेचर में हम लोग भगवती सूत्रा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी कई सारे आपके सोर्सेस हैं, ठीक है, यानी कि और से कई अरण्यस के बाद और भी कई सारे बुक है, इसमें भी पिताकास है और भी कई सारी चीजें, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो कि हम लोगों को ड्रीम जॉब का अचीव करने में मदद करेगी, वही चीज को हम लोग स्टडी करेंगे, और डिटेल में और एक बेस्ट वे में स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिंदू लिटरेचर। हिंदू लिटरेचर में आ जाता है आपका ऋग्वेद। इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसका डेट याद रखिएगा, ठीक है। ऋग्वेद कब है? तो 1500 BC से लेकर 1000 BC के बीच में ये लिखा गया, ठीक है। कंपोज हुआ कहाँ पे? तो सप्त सिंधु रीजन के एरिया में, ठीक है। याद रखिएगा कि ऋग्वेद कब? 1500 BC में, 1500 BC से 1000 BC के बीच में सप्त सिंधु रीजन के में लिखा गया। उसके बाद आता है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हम लोग जानते हैं कि वेद जो है ये 4 पार्ट में डिवाइड है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसमें कि पहला जो है आपका ये 1500 से लेकर 1000 BC में कहाँ पे? सप्त सिंधु रीजन के एरिया में लिखा गया।
और बाद में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद कब से कब 1100 बीसी से लेकर 600 बीसी में करूल पंचाला रीजन के एरिया में लिखा गया। ये रीजन तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप ये डेट याद रखिएगा कि 11,000 बीसी से लेकर आपका 600 बीसी, ठीक है, में आपका यजुर, साम और अथर्ववेद कंपोज्ड हुआ, लिखा गया था। उसके बाद आता है ब्राह्मणास, ठीक है, इसका टाइमिंग है, कंपोजिंग टाइम ये आपका 1000 से लेकर के 600 बीसी में लिखा गया। अरण्यस है, ये भी आपका 1000 से लेकर के 600 बीसी में लिखा गया। अरण्यस का जो है ये हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत ही नेग्लेजिबल है, बहुत ही कम हिस्टोरिकल इसमें इंपॉर्टेंस है, लेकिन फिर भी इसे हम लोग स्टडी करते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है उपनिषद, ठीक है, इसका उपनिषद है, इसमें टाइमिंग जो है इसमें भी हम लोग 1000 से लेकर 500 बीसी में उपनिषद लिखा गया। इसमें हम लोग स्पिरिचुअल लर्निंग के बारे में जानते हैं, ठीक है। फिर आता है वेदांश, ठीक है, इसका कंपोजिंग टाइम है आपका 600 बीसी से 200 एडी तक, याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये सब पूछा जाता है। इसमें हम लोग एंशिएंट इंडिया, ठीक है, कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इंडिया में किस तरह से उस टाइम पे सिविलाइजेशन थे, क्या उस समय का हिस्ट्री था, इसके बारे में हम लोग वेदांश में पढ़ते हैं। इसका डेट को नोट करके याद रखिएगा। फिर आता है स्मृति, ठीक है, इसका कंपोजिंग टाइम है ये 600 बीसी से 600 एडी में स्मृति लिखा गया था, कंपोज हुआ था, जिसमें कि हम लोग, ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद थ्योरी, किंग और ड्यूटी, उसके बारे में बहुत सारी चीज को हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि किस तरह से आपका उस समय के किंग थे वो अपने रिलीजन को फॉलो करते थे, उनके क्या ड्यूटीज थी, वो लोग किस तरह से अपने प्रजा को अपने बारे में बताते थे, और बहुत सारे कुछ इसमें आपका है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है आपका इसका डेट, ठीक है, डेट और कंपोजिंग एरिया, कि कहाँ से कहाँ ये कंपोज हुआ और इसका क्या क्या डेट है, उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी, रेलवे, ये सब के कई एग्जाम तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि व्हाट इज द कंपोजिंग टाइम ऑफ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसलिए आप इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अब आता है रामायण और महाभारत, ठीक है। तो रामायण जो है वाल्मीकि ने लिखा था, इसमें हम लोग को पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस कंडीशन ऑफ इंडिया के बारे में पता चलता है, ठीक है। कब? तो उस समय के सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में पता चलता है। डेवलपमेंट एंड ओरिजिन ऑफ जनपद और के डेवलपमेंट, किस तरह से वो डेवलप हुए, कहाँ से डेवलप हुए, उसके बारे में हम लोग को पता चलता है। और इसमें, ठीक है, यावनास और सका के बारे में भी जो रूलर थे इसके बारे में मेंशन है। तो ये हम लोग को देख रहे हो कि किस तरह से हिस्ट्री को कनेक्ट कर रहा है। हम लोग ने यावनास के बारे में पढ़ा, फिर उसको इंडिजिनियस आपका इंस्क्रिप्शन में हम लोग देखा, फिर अब हम लोग इसको आपका लिटरेरी सोर्सेस में भी देख रहे हैं। तो इसी तरह से कई सारे सोर्सों को मिला करके अरेंज कर हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं, ठीक है। और यही सारे सोर्स हम लोग को हेल्प भी किए, लिटरेरी सोर्स हो गया, आपका इंडिजिनियस सोर्स हो गया, ठीक है, एक्सकवेशन से हो गया, कई सारे सोर्सेस से मिलाकर हम लोग को नॉलेज मिला। हम लोग उसे एक सीरियल वेज में, सीक्वेंस में अरेंज किया और फिर हम लोग उसे रीड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं महाभारत, इसे वेद व्यास ने लिखा था, ठीक है। इसमें हम लोग को पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल कंडीशन ऑफ इंडिया के बारे में पता चलता है कि उस टाइम पे किस तरह से उस वहाँ के पॉलिटिकल कंडीशन थे, वहाँ के सोशल कंडीशन और रिलीजियस कंडीशन थे। इससे इंपॉर्टेंट महाभारत से आ जाता है कि इसका वार कब हुआ था, ठीक है। तो महाभारत वार विच इज फाउट इन कब हुआ था? तो 950 बीसी में हुआ था, ठीक है। किसके किसके बीच में? तो कौरव और पांडव के बीच में महाभारत वार हुआ था। यह एक इंपॉर्टेंट है। महाभारत में आपका क्लेम करता है कि यन भारते तन भारते, दैट इज विच इज, यहाँ विच होगा, ठीक है, विच WH, एक मिनट, WHICH, ठीक है, विच इज, एक मिनट इसको अच्छा से मिटा के या कर ही देता हूँ, ठीक है, एक मिनट, ये आपका यहाँ पे करेक्शन होगा, यहाँ पे होगा आपका विच, ठीक है, यन भारते तन भारते, यानी कि विच इज नॉट इन महाभारत दैट इज नॉट इन भारत, यानी कि इंडिया, कि जो चीज भारत में नहीं है, महाभारत में आपको नहीं मिलता, वो भारत में नहीं है, ये क्लेम करता है। और बहुत सारी चीज है महाभारत में जो कि पूरे हिस्ट्री को हम लोग को कनेक्ट करने में बहुत ही हेल्प करता है, ठीक है। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट, लेकिन आप याद रखिएगा, ठीक है, रामायण के किसने लिखा था? तो वाल्मीकि ने लिखा था। इसमें हमें पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस कंडीशन के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ इसमें हमने जनपद के डेवलपमेंट और ओरिजिन के बारे में पता चलता है, और इसमें यावनास और सका को भी मेंशन किया हुआ है। महाभारत से क्या इंपॉर्टेंट है कि इसे वेद व्यास ने लिखा था, ठीक है, कंपोज किया था। इसमें हम लोग को पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल कंडीशन ऑफ इंडिया के बारे में पता चलता है, ठीक है। ये वार कब हुआ था? महाभारत जो हुआ था ये आपका
950 BC में हुआ था। किसके किसके बीच में? कौरव और पांडव के बीच में। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें महाभारत से रिलेटेड जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पुराण। ठीक है, पुराण को भी हम लोग देख लेते हैं। तो पुराण कब हुआ था? इसे कंपोज 400 BC से 400 AD के बीच में इसे कंपोज किया गया था, इसे लिखा गया था। ठीक है, और इसमें हम लोग को इंडियन हिस्ट्री, इट थ्रो लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड से के बारे में और कई बहुत ही पुराने पुराने हिस्ट्री के बारे में हम लोग को पुराण में पता चलता है। इसके टोटल 5 सेगमेंट हैं: सर्गा, प्रतिसर्गा, वंशा, ठीक है, मानवंतरा और वंशनुचित्रम। इसमें कि सर्गा का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। इसमें सर्गा में पहला पार्ट है जिसमें कि आपको क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में पूरा डिटेल में नॉलेज है। फिर प्रतिसर्गा है जिसमें कि रिक्रिएशन, किस तरह से रिक्रिएट हुआ उसके बारे में हमें नॉलेज मिलता है। वंशा में हमको जेनेरोलॉजी ऑफ गॉड एंड देयर स्टेजेस, गॉड और उसके स्टेजेस के बारे में हम लोग को पता चलता है। मानवावतार है जिसमें कि मनु के बारे में किस तरह से खोज किया जाए, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। और वनुचित्रम, ठीक है, इसमें हम लोग को एंशिएंट डायनेस्टी के बारे में हम लोग को पता चलता है। इससे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा आप कि पुराण जो है ये कब से कब, ये 400 BC से लेकर के 400 AD में कंपोज हुआ। ठीक है, लिखा गया। ठीक है, इसमें हम लोग को वेरी बिगिनिंग गुप्ता पीरियड, ठीक है, गुप्ता पीरियड के बारे में भी हमको पता चलता है। साथ ही साथ इसके टोटल 5 सेगमेंट है। कितने हैं? 5 सेगमेंट है, जो कि आपका सगा है, दूसरा पति सगा है, तीसरा आपका वंशा है, चौथा हो जाता है मानवतार, पांचवा हो जाता है वनुचित्रम। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे पुराण से रिलेटेड। अब देखते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर, यानी कि बौद्ध साहित्य। बुद्धिस्ट लोग, कई बुद्धिस्ट लोग आए, उन्होंने अपना अपना लिटरेचर दिया, उसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से बुद्धिस्ट लिटरेचर से हम लोग को नॉलेज मिलता है। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में सबसे मोस्ट फेमस जो है वो त्रिपिटका लिटरेचर, टेक्सेस और विनय। ठीक है, तो त्रिपिटका में हम लोग देखते हैं कि अर्लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्सेस अमंग पाली टेक्सेस। ठीक है, पाली लैंग्वेज में टेक्सेस में इसे लिखा गया है। त्रिपिटका में सबसे जो इंपॉर्टेंट और पुराने टेक्सेस मिलता है। त्रिपिटका जो है इसे कंपाइल किया गया है विनय पिटका, सुता पिटका और अभिधम्मा पिटका, ये तीनों को मिलाकर के त्रिपिटका बनाया गया है। ठीक है, और इसकी जो ये बना था ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल यानी कि 483 BC में, जो कि राजगीर में आपका हुआ था, उसमें आपका विनय पिटका और सुता पिटका कंपाइल्ड हुआ था। याद रखिएगा कि विनय पिटका और सुता पिटका कब कंपाइल्ड हुआ था, तो वो आपका फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि राजगीर में कब 483 BC में हुआ था। उस समय आपका विनय पिटका और सुता पिटका लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल यानी कि 250 BC 250 BC में, जो कि आपका पाटलिपुत्रा बिहार में हुआ था। ठीक है, उसमें आपका अभिधम्मा पिटका कंपाइल्ड हुआ था। तो टोटल कितने पिटका थे? टोटल आपका त्रिपिटका में यानी कि 3 पिटका, जिसमें कि आपका विनय पिटका, सुता पिटका और अभिधम्मा पिटका है। विनय पिटका और सुता पिटका ये आपका कब 483 BC में आपका राजगीर में कंपाइल हुआ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि आपका 250 BC में पाटलिपुत्रा बिहार में हुआ था, वहां पे आपका अभिधम्मा पिटका कंपाइल्ड हुआ था। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं दिव्यवर्धन टेक्सेस के। ठीक है, ये दिव्यवर्धन टेक्सेस है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसमें फिर भी जान लेते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्सेस विच कंटेन द स्टोरी ऑफ मौर्यन किंग और सुंगा किंगडम। दिव्यवर्धन टेक्सेस में हम लोगों को मौर्यन किंग और सुंगा किंग के बारे में भी पता चलता है। अब देखते हैं जैन टेक्सेस। जैन टेक्सेस यानी कि जैन ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि किस तरह जैन टेक्सेस से हम लोगों को हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो जैन टेक्सेस में जो है इसमें हम लोगों को आपका रिलीजियस और सोशल कंडीशन उस टाइम के बारे में पता चलता है कि उस टाइम में किस तरह से जैन लिटरेचर अपने उस रिलीजियस को फॉलो करते थे और उस समय सोशल कंडीशन क्या था। ठीक है, उस समय के लोग के सोशल कंडीशन किस तरह से था। अब देखते हैं नेक्स्ट कि इसे कंपाइल कब किया गया था। ये 6th सेंचुरी AD से लेकर के 2nd सेंचुरी ये जैन महासभा जो कि हेल्ड हुआ था वल्लभी में। ठीक है, वल्लभी गुजरात में, वहां पे इसे कंपाइल किया गया था। तो याद रखिएगा ये कब हुआ था जैन टेक्सेस कंपाइल्ड, तो आपका ये वल्लभी गुजरात में 6th सेंचुरी AD से 2nd सेंचुरी तक में आपका कंपाइल्ड हुआ था।
जो कि जैन महासभा था, हेल्ड हुआ था। इसमें आ जाता है आपका भगवती सूत्रा, ठीक है। इसमें आपका, ठीक है, लाइफ ऑफ 7 महावीर और 16 महाजन के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। भगवती सूत्रा में किसके बारे में बताया गया है, तो महावीर और 7 महावीर ऑफ 7 कंटेंट्स, महावीर के बारे में बताया और 16 महाजन के बारे में बताया गया है। याद रखिएगा जैन टेक्सेस में क्या है कि इसमें रिलीजियस और सोशल कंडीशन के बारे में पता चलता है हम लोग को, उस समय के सोशल और रिलीजियस कंडीशन के बारे में, ठीक है। इसे कब कंपाइल किया गया था, तो 6th सेंचुरी एडी से लेकर के 2nd सेंचुरी एडी के बीच में। कहां पे, तो जैन महासभा जो कि आपका वल्लभी गुजरात में हेल्ड हुआ था, वहां पे कंपाइल किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं सेकुलर लिटरेचर, यानी कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य, ठीक है। पहला है आपका अभिजना शकुंतलम, ठीक है। इसमें आपका 100 बेस्ट लिटरेरी वर्क ऑफ द वर्ल्ड इसमें इंक्लूडेड है। फिर आता है आपका कौटिल्य अर्थशास्त्र, ठीक है, कौटिल्य अर्थशास्त्र, जिसमें कि जो कि ये आपका कंपाइल्ड 4th सेंचुरी बीसी में कंपाइल्ड हुआ था। और इसमें हम लोग को डिटेल इंफॉर्मेशन मिलता है, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग को डिटेल इंफॉर्मेशन मिलता है, जो कि हम लोग आज भी यूज करते हैं। और इसमें हम लोग को सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ पीपुल एट दैट टाइम, ठीक है, उस समय के सोशल और रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपुल के बारे में भी पता चलता है। नेक्स्ट है आपका कमंडका नेतिसार, ठीक है। कमंडका नेतिसार एक आपका लिटरेसी सोर्सेस है जो कि आपका 4th सेंचुरी से 6th सेंचुरी एडी में कंपाइल्ड हुआ। और इसमें हम लोग को मोनार्की ऑफ गुप्ता पीरियड के बारे में पता चलता है, ठीक है। मोनार्की ऑफ गुप्ता पीरियड के बारे में किसमें हम लोग को पता चलता है, तो कमंडका नेतिसार, याद रखिएगा कमंडका नेतिसार में हम लोगों को इसका, तो मोनार्की ऑफ गुप्ता पीरियड के बारे में पता चलता है। फिर आता है सोमदेवी सूरी, ठीक है, नेतिसार नीति विज्ञामित्रा, ये हम लोग को मशीनरी ऑफ दैट टाइम के बारे में बताता है, मशीनरी इंफॉर्मेशन देता है कि उस टाइम पे कैसे मशीन सब वर्क करते थे, क्या क्या मशीन का रोल था, इस सब के बारे में हम लोगों को पता चलता है। अगर याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आपको पूछ दिया जाए कि विच सेकुलर लिटरेचर, ठीक है, एग्जाम में पूछ दिया जाए विच सेकुलर लिटरेचर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द मशीनरी ऑफ दैट टाइम, तो आप बोलोगे सोमदेव सूरी, नेतिसार, नीति विज्ञामित्रा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, कल्हाना राजतरंगिणी, ये आपका हुआ था 12th सेंचुरी एडी में हुआ था। इसमें हम लोग को हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में पता चलता है। उसी तरह है आपका अमर सिम्हा, जो कि अमर खोश लिखा था, अमर सिम्हा ने लिखा था अमर खोश, और इसमें हम लोगों को संस्कृत का मेनली ये डिक्शनरी है, ठीक है। इसमें मेनली संस्कृत का डिक्शनरी है आपका अमर सिम्हा, जिन्होंने कि अमर खोश लिखा था। अब देखते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि है आपका पाणिनि अष्टाध्याय। पाणिनि ने एक अष्टाध्याय लिखा था, जो कि एक बेसिकली एक ग्रामर बुक है, जिसमें कि हम लोगों को पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ प्री मौर्यन से लेकर मौर्यन पीरियड के बारे में पता चलता है। उसी तरह कालिदास ने मालविका जनिमित्रम एक बुक लिखा था, जो कि ये बेसिकली एक प्ले है, ड्रामा है, जिसमें कि हम लोगों को उस समय के पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ सुंगा डायनेस्टी और प्रीवियस रॉयल डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। इसे हम लोग मिरर ऑफ इंटीरियर लाइफ ऑफ रॉयल डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका पतंजलि, ठीक है, पतंजलि ने लिखा था आपका महाभाष्य। ये बेसिकली एक कमेंटेटरी बुक है, किसके ऊपर बेस्ड है, तो ये पाणिनि अष्टाध्याय के ऊपर बेस्ड है। इसमें हम लोग को हिस्टोरिकल मटेरियल ऑफ दैट टाइम के बारे में पता चलता है। एक फिर है आपका मनु, इन्होंने एक बुक लिखा था मनुस्मृति, कब, तो 2nd सेंचुरी बीसी में। इसमें कि हम लोग को धर्मशास्त्र के बारे में पता चलता है। तो ये जितना है जो कि मैंने आपको बताया अभी से लेकर के नीचे तक, ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप इसे बोरिंग फील मत कीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका कई सारे एग्जाम में जिसमें कि पूछा जा चुका है। मैं क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको इसका क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा कि कहाँ कहाँ और कब कब कौन से ईयर में पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखते हैं मोस्ट फेमस सेकुलर सोर्सेस, जो कि आपके हैं आपका हर्षचरिता, जो कि आपका बाना भाट ने लिखा था। उसी तरह मालविका जनिमित्रम कालिदास ने लिखा था। और ये सब कई हैं जो कि सोर्सेज आपका याद कर लीजिएगा, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखते हैं फॉरेन सोर्सेस, यानी कि विदेशी स्रोत। इसमें आपका आ जाता है कि इसमें हम देखते हैं कि ट्रेवल्स और स्कॉलर्स, जो कि ट्रेवल्स जो आए यहाँ पे अपने यहाँ का नॉलेज लिया, उन्होंने यहाँ के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताया अपने अपने बुक में, अपने अपने जो उन्होंने लिखा। जैसे कि मेगास्थनीज, ठीक है, 350 बीसी में आए। ये बेसिकली एक ग्रीक एम्बेसडर थे, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर
के पास सेल्यूकस निकेटर ने इन्होंने भेजा था और इन्होंने इंडिया के बारे में एक बुक लिखा था इंडिका। इसमें वो इंडिया के बहुत से एक अच्छे से नॉलेज को दिया था जो कि हम लोग को कोई ज्यादातर बुक में नहीं मिलता। इंडिका को ये बुक था, ये पहला बुक था जिससे कि यूरोप लोगों ने, ठीक है, इंडिया के बारे में जाना। इंडिया वाज द फर्स्ट बुक थ्रू विच यूरोप न्यू अबाउट द इंडिया, ठीक है। उसी तरह मेगास्थनीज था, ये एक फर्स्ट एम्बेसडर थे जिन्होंने इंडिया हिस्ट्री को मेंशन किया था मेगास्थनीज ने। ये कुछ है इंपॉर्टेंट जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये है कुछ और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चाइनीज लोग के बारे में। देखिए ह्यूएन त्सांग, ठीक है, ये एक चाइनीज राइटर थे जिन्होंने कि पूरे अपने हिस्टोरिकल मेमोरीज में पूरे इंडिया के बारे में बताया। फिर आए फाहियान, ये एक 399 एडी में आए। इन्होंने गुप्ता रूलर चंद्रगुप्ता II विक्रमादित्य के पास लगभग 15 से 16 साल रहा और यहाँ के कई सारे नॉलेज को प्राप्त किया। फिर आए आपके ह्यूएन त्सांग, ये आपका 629 एडी में आए, ठीक है, और ये हर्षवर्धन के रीजन में वर्धना डायनेस्टी के पास रहे। 13 से 14 साल ये यहाँ पे रहे और डॉक्ट्रिन के बारे में, योगाचार डॉक्ट्रिन के बारे में इन्होंने स्टडी किया। कहा नालंदा, जो हम लोग का सबसे पहला यूनिवर्सिटी था, उससे इन्होंने डॉक्ट्रिन के बारे में, योगाचार के बारे में नॉलेज प्राप्त किया। फिर आपके आए श्वेनयान, ठीक है, ये आपके इंडिया में आए बुद्धिस्ट टेक्स्ट के समय में, और ये जब चाइना जाने लगे यहाँ के बारे में सब कुछ नॉलेज लेके, तो इन्होंने यहाँ से 170 महायान टेक्सेस को चाइना लेके गए। उसके बाद आता है अल-बरूनी, ठीक है, ये केम इन इंडिया, ये इंडिया में आई। एक्चुअल में ये पेट्रोन महमूद गजनी के साथ आए थे। इन्होंने पंजाब वाले एरिया में कई साल रहे। इन्होंने वहां पे रहकर संस्कृत लैंग्वेज की मेनली स्टडीज की, बहुत सारे संस्कृत की बुक पढ़े। बाद में इन्हें विद्यासागर का टाइटल दिया गया, हिंदूज ने इन्हें विद्यासागर का टाइटल दिया। और इन्होंने एक बुक लिखा तलके ए हिंद, ठीक है, और इसे द रियल फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी का टाइटल भी मिला। याद रखिएगा, अल-बरूनी इंडिया आए किसके साथ? पेट्रोन आपका महमूद गजनी के साथ आए। वो अपने पेट्रोन महमूद गजनी के साथ आए। किस रीजन में? तो पंजाब वाले रीजन में आए। इन्होंने कई सारे संस्कृत बुक को पढ़ा और इन्हें फिर हिंदू लोगों ने टाइटल दिया, किसका? विद्यासागर का टाइटल दिया। और इसे बाद में जब इन्होंने एक बुक लिखा तलके ए हिंद, उसके बाद इन्हें द रियल फाउंडर ऑफ आइडियोलॉजी का भी टाइटल मिल गया। अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि हु इज द रियल फाउंडर ऑफ आइडियोलॉजी, तो आप इसका आंसर दोगे अल-बरूनी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये था हमारे कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेस के पूरे टर्म जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसी या किसी की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे बाहर बहुत ही कम चांस है पूछा जाए। मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर थे और हमारी टीम ने पूरे एग्जाम के क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपके लिए ये वीडियो सीरीज बनाई थी। आई होप आपको इसको अच्छा लगा हो। आप हमारे नोट्स को फिर से घर में जाके पढ़िए। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आता फिर से वीडियो को देखिए। अगर आपको उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो कमेंट में जरूर बताइए कि कहाँ आपको नहीं समझ में आया। मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में इसे पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।